हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं। साथ में आपको एक ओरिजिनल पेपर की कटिंग दिखाई दे रही है, जो कि आपका कटिहार एआरओ ट्रेड्समैन का पेपर है। अब देखिएगा, जो ट्रेड्समैन का पेपर होता है उसके अंदर जो सेक्शन बी होता है वो आपका रीजनिंग का होता है, परंतु मैंने यहाँ पे रीजनिंग जो है सबसे लास्ट में ऐड की है। और हमारा जो आज का मॉडल पेपर है ये इसी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के ऊपर आधारित है, परंतु इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। आपको जीके और जीएस के अंदर 5 से 6 प्रश्न थोड़े से अच्छे लेवल के देखने को मिल सकते हैं, परंतु जो आपका मैथ का सेक्शन है उसके अंदर मैंने बहुत सारे प्रश्न नए ऐड किए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला प्रश्न आपके सामने है, सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। और यहाँ पे किसी भी प्रश्न के आज ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि हमें आगे मैथ्स और रीजनिंग भी डिस्कस करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन और फिर डायरेक्ट आंसर। पहला प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला किस देश के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। ये वाला क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पेपर में पूछा गया है। पहला ही प्रश्न मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाई है और क्वेश्चन को इनसे रिलेटेड करके चेंज किया है। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, दक्षिण अफ्रीका, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिएगा, इनको अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, भारत किस महाद्वीप में है। इंडिया इज इन विच कॉन्टिनेंट। जो आपका ओरिजिनल पेपर है जिसके आधार पे हम ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर भी सेकंड क्वेश्चन आपका महाद्वीप से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पर भी सेकंड क्वेश्चन आपका महाद्वीप से ही रिलेटेड ऐड किया है। तो देखिएगा, भारत जो है आपका एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, स्थान लुम्बिनी कहाँ है। प्लेस लुम्बिनी इज इन। ऑप्शन आपके सामने है। आप सभी को पता है लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। और लुम्बिनी कहाँ पे है, तो लुम्बिनी नेपाल में है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन डैश थे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको पता होना चाहिए, तानसेन कौन थे, अकबर के नवरत्नों में से थे, और ये क्या थे ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को ज़रूर रोकिएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है। सुदीरमन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, बैडमिंटन। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर, माले किस देश की राजधानी का नाम है। माल इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, मालदीव्स। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। मंगोलिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, उलान बटोर है। साथ में आपको वियतनाम की कैपिटल पता होनी चाहिए, क्या है, हनोई है। और मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है, रियाल किस देश की मुद्रा है। रियाल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ईरान। ईरान की मुद्रा क्या है, रियाल है। और साथ में आपको इराक और कुवैत की मुद्रा भी पता होनी चाहिए, इनकी मुद्रा का नाम है दिनार। ताइवान की मुद्रा क्या है, डॉलर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, न्यू ताइवानी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है, कौन सा कर केंद्र सरकार से संबंधित नहीं है। विच टैक्स इज नॉट रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, बिक्री कर। सेल्स टैक्स जो है यह केंद्र सरकार से संबंधित नहीं है, यह आपका राज्य सरकार से संबंधित कर है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है, आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं।
लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आंसर मैच करते जाइएगा और मेरे से पहले सभी को आंसर देने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? तो यहां पर देखिएगा आपके जो चारों ऑप्शन है वो एक्चुअली रॉन्ग पुट हुए हैं, राइट। यहां पे जो आपकी भारत की पहली जनगणना थी वो आपकी 1872 में हुई है। क्या सभी ने यहाँ पे 1872 आंसर किया है? 1872 बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड मेयो के टाइम में आपकी भारत की पहली जनगणना हुई थी। और एक और क्वेश्चन बनता है कि नियमित रूप से पहली जनगणना कब हुई? तो सन 1881 में नियमित रूप से पहली जनगणना हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, नल सरोवर अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर सेंचुरी इज इन विच स्टेट? ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, गुजरात। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, फुटबॉल विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित होता है? आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, 4 वर्ष। 13 नंबर क्वेश्चन सामने है, वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? हु इज द प्रेसिडेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या आंसर करोगे? तो वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? एस जयशंकर हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने, कोयना बांध परियोजना किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द कोयना डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आंसर करिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। और देखिएगा, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली गई है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। 16 से 30 प्रश्न, आंसर करिए। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? और जब आप लास्ट में मुझे स्कोर बताओगे आपका स्कोर कितना हुआ है, तो आपको सेक्शन वाइज बताना है कि सेक्शन ए में कितने करेक्ट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। लास्ट में फिर टोटल करके ज़रूर बताइएगा आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है, और हो सके तो अपने फिजिकल के मार्क्स भी ज़रूर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा जी, सामने स्क्रीन पर है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनर्टिया? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की है? तो गैलीलियो ने की है। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है सामने, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? विच एलिमेंट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन? आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, लोहा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, हीमेटोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? हीमेटोलॉजी इज द स्टडी रिलेटेड टू। तो यहां पर भी अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, ब्लड, आपका आंसर करेक्ट है। हीमेटोलॉजी जो है यह रक्त से संबंधित अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 20 है सामने स्क्रीन पर, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू विच सब्सटेंस? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अमीनो एसिड।
क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? अमीनो एसिड आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जा रहे हैं, फटाफट से टेस्ट को डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे हमें मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करना है और मैथ्स में बहुत सारे प्रश्न नए हैं, अच्छे लेवल के हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके मिक्सअप हैं। तो एक अच्छा आपका कॉम्बिनेशन वाला टेस्ट है। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। लास्ट में मैं आप सभी का स्कोर चेक करूंगा कि आपने कितना स्कोर कमेंट किया है और स्कोर भी सभी को ईमानदारी से कमेंट करना है जितने आपके स्कोर इस मॉडल पेपर में बनेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करते हैं? देखिए मायोपिया क्या होता है, इसको हम निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 सामने स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा। तंबाकू में उपस्थित विषैला पदार्थ होता है। द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन टबैको इज। तो तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो होता है आपका निकोटीन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, कौन सी गैस चांदी की चमक को काला कर देती है? विच गैस डार्कनेस द लस्टर ऑफ सिल्वर। आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है ओजोन गैस, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर करिएगा। व्हाट आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट कॉल्ड। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? व्हाट इज द एडिड टू कन्वर्ट आयरन इनटू स्टील। करिए जी, ऑप्शन जल्दी आपके सामने है, आंसर फटाफट से करिए। तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें हम निकेल मिलाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। देखिएगा क्रोमियम भी मिलाया जाता है जंग रहित बनाने के लिए स्टील को, पर ध्यान रखिएगा सर्वाधिक मात्रा में हम निकेल मिलाते हैं लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है, अतिचालक का प्रतिरोध होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज। आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, 0। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा सामने, अंडे का आवरण किसका बना होता है? व्हाट इज द एग शेल मेड ऑफ। तो अंडे का जो ऊपरी आवरण है इसको हम बाहरी खोल भी बोलते हैं। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपसे एग्जाम में फॉर्मूला भी दे सकता है, फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली मुख्य गैस कौन सी है? विच इज द मेन गैस ऑब्टेन फ्रॉम गोबर गैस। आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मीथेन गैस मुख्य रूप से गोबर गैस से प्राप्त होती है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है तो इस समय हमारी 2 ई बुक अवेलेबल है। एक हमारी है 2800 प्लस प्रश्न जीके जीएस की, एक हमारे मॉडल पेपर हैं। इसको लेने के लिए आपको दिए गए नंबर पे पेमेंट प्रोसेस दिखाई दे रहा है। आपको दिए गए नंबर पे फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे से पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। हमारी ई बुक आपको 10 से 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। और ये जो हमारी ई बुक है ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है स्क्रीन पर, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का लगभग कितना भाग होता है?
सबसे सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को यहाँ पे आंसर दिया है 1/6, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका सेक्शन ए सामान्य ज्ञान और सेक्शन बी सामान्य विज्ञान दोनों कंप्लीट होते हैं। अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम सेक्शन सी, आपका गणित। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। मैथ में आपको बहुत ही अच्छे से अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे और कुछ नए हट के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। और देखिएगा ये जो स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे एडजस्ट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपये 80 पैसे है। वह धनराशि कितनी है, आपको ये बताना है। इस टाइप का प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। आपको फॉर्मूला मैंने बताया है, आपको वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। देखिए, जब भी आपके सामने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाला क्वेश्चन दे, आपको फॉर्मूला लगाना है, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100। और समय आपको 2 वर्ष का दे रखा है तो इसकी पावर आपको 2 कर देनी है। इतना क्लियर है। अब देखिए डिफरेंस कितना दे रखा है, 16 रुपये 80 पैसे दे रखा है। इसको हम 1680 और डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो उसकी जगह हमने नीचे 100 कर दिया। प्रिंसिपल हमको निकालना है इंटू आर अपॉन 100%। तो देखिएगा 8% का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ 64 बनेगा, और नीचे 100 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएगी। इतना क्लियर है सभी को। अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा ये नीचे की 2 जीरो से यहाँ की 2 जीरो भाग हो गई। आमने सामने वाला अगर बीच में बराबर का साइन है तो हमेशा आमने सामने वाले को हम भाग कर सकते हैं और क्रॉस में आपका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल करके देखिए, पहले मैं 8 से करता हूँ, 8 8 जा 64, यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 1 8, यहाँ पे 0। फिर आगे कैंसिल करिए, आगे आपका कैंसिल नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बनेगा 8p इज इक्वल टू, यहाँ पे 210 है और 2 जीरो और आ जाएंगी। अब इसको भाग करिएगा, भाग करने में जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर है। देखिए 8 से भाग करते हैं, यहाँ पे करेंगे हम 8 दूनी 16, यहाँ पे बच गया 5 और 0, 8 6 48, यहाँ पे 2 और 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2625 रुपये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। अब देखिएगा इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में रीड करेंगे, हम प्रश्न को हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। सिंपल सा प्रश्न है आपका एवरेज से कि किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो 15वें छात्र की आयु ज्ञात करें। देखिए 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। अगर मैं 15 को 14 से गुणा कर दूं तो 15 छात्रों की टोटल आयु आ जाएगी। तो यहाँ पे 15 छात्रों की टोटल आयु कितनी आएगी, 210 आएगी। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे बोला है कि पहले 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर मैं 6 को 15 से गुणा कर दूं तो पहले 6 छात्रों की आयु का टोटल हो जाएगा 90, और अगले 8 छात्रों की आयु कितनी है, 13 वर्ष है। अगर मैं 8 को 13 से गुणा कर दूं तो अगले 8 की टोटल हो जाएगी 13 8 104। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 8 और 6 14, यानी कि 14 छात्रों की यहाँ पे आपको आयु दे रखी है और यहाँ पे आपको 15 छात्रों की टोटल आयु दे रखी है। अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो 15वें छात्र की आयु जो है वो आपके सामने आ जाएगी, है ना। तो देखिएगा 15 छात्रों की आयु का टोटल कितना है, 210 है। माइनस कितना करना है, इन दोनों को जोड़ के करना है। अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 194 बनेगा, है ना। अगर आप 104 में 90 जोड़ेंगे तो 194 बनेगा। अब 210 में अगर हम 194 माइनस करते हैं तो आपका कितना आ रहा है, 16 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए।
क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? आंसर मैच करते जाइएगा। सभी प्रश्न आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और वेरी वेरी सेलेक्टेड हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 33 स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। थोड़ी सी स्पीड में प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि एक व्यक्ति ने एक कार 3800 रुपये में बेची और 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कार को कितने रुपए में बेचना होगा? तो देखिए 3800 रुपये में उसने कार को बेचा है और 15% की हानि हुई है, सॉरी 5% की हानि हुई है। तो 3800 की वैल्यू क्या है? 95% के बराबर है। अब यहाँ पे 5% हानि हुई है तो इसको हम 100 माइनस लॉस परसेंट भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर है ना? पहले ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस करवा चुका हूं। तो बोला है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेंगे। तो यहाँ पे x लिख लेते हैं और 15% का लाभ है तो इसको मैं 115% भी लिख सकता हूं। अब इसको क्या कर दीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका 3800 गुणा 115 बनेगा और नीचे आपका क्या बनेगा? 95 इंटू एक्स बनेगा। अब इसको कैंसिल करिए, जहां तक आपका कैंसिल हो रहा है उसके बाद आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 15 से कैंसिल करते हैं, 19 से करेंगे, 19 पंजे 95 और 19 दूनी 38, यहाँ पे 200 है। फिर 5 से कैंसिल करता हूँ, देखिएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 23 को 200 से गुणा करेंगे तो 4600 रुपये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी, क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन उस काम को कितने समय में करेगा? कैसे करोगे? जल्दी से करिए। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एम से मोहन और यहाँ पे लिख लेते हैं आर से रमेश। ये दोनों मिलकर काम को 15 दिन में करते हैं, इसको हम बाद में नोटिस करेंगे। पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि मोहन रमेश से 50% अधिक कार्य कुशल है। देखिए अगर रमेश की कार्य क्षमता में 100 मान लूँ तो मोहन की कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी, क्योंकि यह रमेश से 50% अधिक कार्य कुशल है। इतना क्लियर है? अब देखिए इसको हम रेशो में बदल लेते हैं। 0 से आपकी 0 कैंसिल हो गई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। मोहन और रमेश की एफिशिएंसी का कितना आ गया है? 3:2 आ गई। अब यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे। आपको बोला है अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले तो आपको वर्क पता होना चाहिए, वर्क कितना है, उसको हम एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तभी आपका टाइम आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है कि दोनों मिलकर काम को 15 दिन में करते हैं। अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी का टोटल ले लूँ तो कितना बनेगा? 5 बनेगा। और अगर मैं 5 को 15 से गुणा कर दूँ तो कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। और ये 75 क्या है? आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क है ना। वर्क का फॉर्मूला पता है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम है, तो यहाँ पे आपका वर्क आ गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको पता लग गया आपका वर्क कितना है? 75 यूनिट है। आपको बोला है मोहन अकेला कितने समय में करेगा। तो यहाँ पर मोहन है और मोहन की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। तो इसको 3 से भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। मोहन अकेला उस काम को 25 दिन में करेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। जल्दी से आंसर करिए इस प्रश्न का। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने 25% और 15% की दोहरी छूट दी है। उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा? तो देखिए यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप क्या करिए, 400 का पहले 25% निकालिए और फिर जो बचेगा उसका 15% निकाल के 400 में से माइनस करिए। या फिर हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 400 अंकित मूल्य है, 25% की छूट दी है पहले, तो इसको मैं 75% लिख सकता हूँ। समझ रहे हो ना, क्योंकि छूट और डिस्काउंट क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है। इसको सोल्व करने के बाद हमको आगे माइनस नहीं करना पड़ेगा, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी।
फिर कह रहा है कि 15% की छूट दी है, तो इसको मैं 85/100 लिख सकता हूं। इतना क्लियर है सभी को? चलिए, आज थोड़ी सी गले में इशू है, पर एडजस्ट करिएगा, कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, 25 तिया 75, 25 चौके 100, और ये 4 से आपका ये 4 भी कैंसिल। 85 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर आएगा 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, 255 रुपये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिएगा। सिंपल सा प्रश्न है जी, इसका आंसर जल्दी से करिए कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिएगा कि दो संख्याएं क्या हैं, 3x और 4x हैं, रेशो में दे रखा है, और इनके घनों का योग 728 है। तो आप क्या करिए, इनके रेशो का भी घन कर लीजिए, और इनका योग कितना दे रखा है आपको, 728 दे रखा है। इतना क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका बनेगा 27x की क्यूब प्लस ये आपका बनेगा 64x की क्यूब इज इक्वल टू 728। अब इनको जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 6 और 3 9, 91x की क्यूब बराबर कितना दे रखा है आपको, 728 दे रखा है। आगे सॉल्व कर लीजिए। देखिएगा ये आपका 8 टाइम में चला जाएगा, यानी कि यहाँ से आपकी x की क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2 आएगी। फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, आपके सामने 2 है। आपको दोनों संख्याओं का योग बताना है। देखिए दोनों संख्याओं का रेशो कितना है, 3:4 है। रेशो का टोटल करेंगे कितना बनेगा, 7 बनेगा, और 7 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आपका 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। क्लियर है? आप अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद भी आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आपको 17 का स्क्वायर बताना है। सिंपल सा प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 2289, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने स्क्रीन पर कि एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर करिए जल्दी से। तो देखिएगा 115 से 138 हो गई, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, पहले आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 23 की वृद्धि हुई है। कितने से हुई है, 115 से हुई है, और परसेंटेज के लिए डायरेक्ट गुणा 100 कर दीजिए। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर लिया हमने, 23 पंजे 115, और 5 से 100 को भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका 20%, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने स्क्रीन पर है कि जब इस संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा आप इसको डायरेक्ट भाग करके भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमेशा बताया है कि जब भी किसी संख्याओं के अंकों का योग 9 से भाग होगा तो वो संख्या आपकी पूरी 9 से भाग हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा 4 5 3 4 2 है, 4 और 5 9 हो गए, 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या क्या है आपकी 9 से भाग हो जाएगी। तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए जल्दी से। सिंपल सा प्रश्न है, देखिए इसको फटाफट से करेंगे। 5/4 प्लस 3/5 माइनस 9/10, इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम को आप अपने आप सोल्व कर सकते हैं, मैं फटाफट से सोल्व करूंगा। देखिएगा 4 पंजे 20 और 25 पंजे 25 प्लस 4 तिया 12, यहाँ पे आपका माइनस आएगा और माइनस 18 आएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब देखिए 25 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका, 37 बनेगा। 25 में 12 जोड़ने पर 37 बनेगा। 37 में से हम 18 को माइनस करेंगे और आपको 20 से भाग करना है। 37 में से 18 को माइनस करेंगे तो 17 में से 8 गए 9,
यहाँ पे आपका 19/20 बच रहा है। अब इसको आपको सोल्व करना है और यहाँ से आपका आंसर आएगा, फटाफट से करिए। 19/20 को सोल्व करेंगे तो आपका 0.95 आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 है, स्क्रीन पर आंसर करिए कि एक ट्रेन 33 मीटर प्रति सेकंड की गति से 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। सिंपल सा प्रश्न है जी। यहाँ पे आपको दूरी बतानी है और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको 33 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, समय आपको 11 सेकंड दे रखा है। इनको गुणा करिए और गुणा करने पे आपका 363 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए हम फटाफट से डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्टली अप्रोच लगा रहा हूं मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको पहले कंप्लीट करवा चुका हूं और ये आपका मॉडल पेपर लग रहा है, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इसका आंसर करिए। 54 और 81 का HCF निकालें। हाँ जी, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है, 27। ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाने वाला, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी, सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए जी। इसका आंसर जल्दी से करिए। एक चतुर्भुज की भुजाएं 2, 3, 4, 5 के अनुपात में हैं और परिधि 112 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। देखिएगा, चतुर्भुज की भुजाएं इस अनुपात में हैं और परिधि 112 है। परिधि क्या होती है? सभी भुजाओं का जोड़ होती है। तो यहाँ पे अगर मैं रेशो में ऐड कर लूँ 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितना है? 112 दे रखा है। ये भी आपकी परिधि है, सभी भुजाओं का जोड़, और ये भी आपकी परिधि है, सभी भुजाओं का जोड़। अब देखिए 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 5 14, 14x बराबर कितना है? 112 है। 14 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने? 8 आ जाएगी। 14 को अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है आपका? 112 आता है। सबसे छोटी भुजा बतानी है, क्या होगी? सबसे छोटा क्या है यहाँ पे? 2x है। अगर x की वैल्यू 8 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर कर दो। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। देखिए x की क्यूब है यहाँ पे बराबर, ये डिवाइड आपका भाग 23 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? 529 गुणा 23 हो जाएगा। ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये x की क्यूब है आपका, क्लियर है? अगर मैं इस 529 को तोड़ दूं तो ये कितना बनेगा? 23 गुणा 23 बनेगा, और गुणा 23 आपका यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। x की क्यूब की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 23 गुणा 23 गुणा 23 ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 23 होगी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है? इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। 143 कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये आपका 13 का स्क्वायर है, ये आपका 24 का स्क्वायर है, और 676 आपका 26 का स्क्वायर है। 143 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। सेक्शन डी है आपके सामने, रीजनिंग के 5 प्रश्न, फटाफट से डिस्कस करिए। यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? तो देखिएगा, पी में अगर हम 3 अल्फ़ाबेट माइनस कर दें, या फिर आप ऐसे देखिए, एम के बाद क्या आता है? NOP। तीसरा अल्फ़ाबेट प्लस करने के बाद आपका पी बन रहा है। यहाँ से ऐसे जाने पर, एंटी क्लॉकवाइज जाने पर आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे बी होगा तो CD और तीसरा अल्फ़ाबेट ई बनेगा एंटी क्लॉक जाने पर। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
47 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे दो सीरीज अवेलेबल हैं। देखिए 24 4 28, 28 4 32 और 32 और 4 यहाँ पे कितना आएगा 36 आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। देखिए 12 4 16, 16 4 20, 20 और 4 यहाँ पे अगला आपका 24 आना चाहिए था, ठीक है, परंतु हमसे ये वाली वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे 36 वाली वैल्यू पूछी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिएगा जी, रैप को इस फॉर्म में लिखा जाता है तो टेक्स्ट को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे पहले बता दूँ, चारों ऑप्शन जो है ये रॉन्ग पुट हुए हैं, इसके अंदर ऑप्शंस में मिस्टेक है। और वैसे भी इस प्रश्न को ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज दो ऐसे प्रश्न थे जिनके ऑप्शन में मिस्टेक हुई है। चलिए इसका आंसर करिएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखिए टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 और टी की प्लेस वैल्यू 20। यहाँ पे आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब कमेंट बॉक्स में मैच करिए, क्या आप सभी ने इसको आंसर दिया है 20, 524 और 20। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर है एक और इसी टाइप से प्रश्न है, इसका आंसर करिए कि यदि कोट को इस फॉर्म में लिखा जाता है तो क्लब को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही दे रखी है। सी की कितनी होती है 3 होती है, ओ की 15, ऐसे ही ए की 1 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। यहाँ पे आपको इसी फॉर्म में लिखा है तो सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है। सी की प्लेस वैल्यू 3 है, एल की 12 है, यहाँ पे आपकी बी की कितनी है जी 2 है, और यहाँ पे फिर आपको आगे यू की बता देनी है। बताइए क्या आंसर करोगे। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर करिएगा, यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, इनके बीच में आपका 3 का डिफरेंस है, इनके बीच में 7 का डिफरेंस है, और इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है 12 12 24, यहाँ पे आपका 15 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है। आप देखिए अब यहाँ पे आपको वैल्यू लगानी है तो आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा, इनके बीच का अंतर फिर से ले लो 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, इनके बीच में 16 का अंतर आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे आपका 31 बनेगा, और 27 में अगर हम 31 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा 58 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन डी। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, इन 50 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। हमारे चैनल को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है तो ई बुक को ले सकते हैं। स्कोर सभी को सेक्शन वाइज कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।